मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं, हम सबका मार्गदर्शन बोधन करें, हम सबको ऊर्जा से परिपूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के लोकप्रिय और कर्मठ अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री यशवंत सैनी जी, माननीय सांसद श्री रविंद्र कुशवाहा जी, माननीय सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी, माननीय विधायकगण श्री बहोरन लाल मौर्य जी, सुशील साक्य जी, राम रतन कुशवाहा जी, विक्रमादित्य मौर्य जी, अनिल मौर्य जी, विक्रम सैनी जी, डॉक्टर कमलेश सैनी जी, श्रीमती सुस्मिता मौर्य जी, ममतेश साक्य जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, प्रिया साक्य जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री अमरपाल मौर्य जी, जयप्रकाश कुशवाहा जी, प्रवीण कुशवाहा जी, रुपेंद्र सैनी जी, हरीश साक्य जी, इस पूरे अभियान के प्रमुख प्रदेश महामंत्री श्रीमती प्रियंका रावत जी, श्री शंकर लोधी जी, श्री संजय पटेल जी और प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर उपस्थित आज के इस सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में उपस्थित मौर्य, कुशवाहा, साक्य, सैनी समाज से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सामाजिक जागरूकता जब भी किसी समाज में आती है और वह अपने समाज के विकास के साथ साथ राष्ट्र की चिंता करते हुए आगे बढ़ता है तो वह प्रगति करता है। लेकिन जब भी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई व्यक्ति समाज का दोहन करता है तो भले व्यक्ति कितना भी उससे लाभ क्यों न ले ले, समाज कभी उन्नति के शिखर तक नहीं पहुंच सकता। कुछ चीजें हैं जो इतिहास हमें सीखने के लिए और सोचने के लिए मजबूर करता है। भाइयों बहनों, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने वो दृश्य देखा होगा जब अफगानिस्तान के बामियान में महात्मा बुद्ध की 2500 वर्ष पुरानी मूर्तियों को तालिबान ने तोप लगा करके तोड़ा था। आप में से वो दृश्य किस लोगों ने देखा था? आज से लगभग 20 वर्ष पहले की घटना है। और तालिबान की उस क्रूरता को दुनिया ने भी देखा था। बुद्ध ने दुनिया पे कभी युद्ध नहीं थोपा। शांति, मैत्री और करुणा की बात जब भी दुनिया के अंदर होगी तो भगवान महात्मा बुद्ध सदैव पूरी मानवता के लिए प्रेरणा
और श्रद्धा के केंद्र बिंदु बने रहेंगे। लेकिन शांति, मैत्री और करुणा के इस महामानव को, उनकी मूर्तियों को तालिबान ने कैसे तोड़ा था, यह दृश्य भारतवासियों को कभी भी विस्मृत नहीं करना चाहिए और दुनिया में शांति और सौहार्द के पक्षधर किसी भी व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि बुद्ध ने तो करुणा की बात की, मैत्री की बात की, शांति की बात की। बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ने का मतलब शांति को तोड़ना, भंग करना, दुनिया के अंदर आपसी सौहार्द को नष्ट करना। और हम लोगों ने तब भी, मैंने 1999 में इस बात को कहा था, तब भी मैंने इस बात को कहा था कि इन्होंने, महात्मा बुद्ध को, इसके माध्यम से भारत को, भारत की आत्मा को ठेस पहुंचाने का कार्य किया था। एक दिन इनकी बड़ी दुर्गति होगी जिन्होंने महात्मा बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा है। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा उसके कुछ ही दिनों के बाद जब अमेरिका के ड्रोन बम वहां गिर रहे थे और तालिबान के ऊपर उनकी चमड़ियां बारूद से झुलसती जा रही थी, तो हम लोगों ने कहा था, महात्मा बुद्ध के साथ किए गए आपकी क्रिया की ईश्वर तुम्हें उसकी प्रतिक्रिया दे रहा है। आप मुझे बताइए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत के तिरंगे के बीच में क्या है? याद रखना, भारत का जो राष्ट्र चिन्ह है वह अशोक की लाट के ऊपर जो सिंह है ना, वही भारत का राष्ट्र चिन्ह बना है। और भारत के आन, मान और शान के प्रतीक तिरंगा में बीच में जो मणि है वह धर्म चक्र है। धर्म चक्र प्रवर्तनाय की प्रेरणा, ये दोनों की प्रेरणा कौन देता है? अशोक। भारत का स्वर्ण युग कौन सा था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। भारत की सीमाएं कहां से कहां तक फैली थी मालूम है? आज जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और भी उससे विस्तृत जो भूभाग था, यह भारत का हिस्सा था। विस्तृत भूभाग यह भारत का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन समय के अनुरूप हम अपनी एकता को बनाए नहीं रख पाए और जाने अनजाने में मध्य एशिया से जुड़े हुए उन बर्बर जातियों को हमने यहां पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया और वे लोग यहां आकर के हमारी संपदा को लूटते गए, तोड़ते गए, नष्ट करते गए। और एक समय वो था जब चंद्रगुप्त मौर्य का सामना, यानी इतिहास कैसे विकृत किया जाता है। इतिहास ने अशोक को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बहुत बताया। किसको बताया? चंद्रगुप्त मौर्य से जो हारा था वह सिकंदर को महान बता दिया। कितना धोखा देश के साथ हुआ है। लेकिन इतिहासकार इन सब मुद्दों पर मौन है। कारण है, अगर इस सच्चाई जिस दिन भारतवासियों के मन में आ जाएगी तो समाज फिर से खड़ा हो जाएगा और समाज जब खड़ा होगा तो देश खड़ा हो जाएगा
प्रधानमंत्री मोदी जी आज इस देश को ही खड़ा कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जब बात होती है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के होती है। याद करिए, आज से 7 वर्ष पहले देश का कोई गांव ऐसा नहीं था जिसमें आप पैदल चल सकते हो, गंदगी मिलती थी। आज हर गांव में आप जा सकते हैं, साफ सुथरा माहौल मिलता है, क्योंकि हर एक गरीब के घर में शौचालय आ गया है। 2014 के पहले आवास योजना का लाभ चेहरा देख करके मिलता था। सत्ताधारी दल के हैं तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। विधायक आपकी जाति का है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आज तो देश के अंदर 10 करोड़ लोगों को आवास मिल गए। 10 करोड़ लोगों को, 10 करोड़। 10 संख्या कम होगी, लेकिन जब उसको आप बिंदी बढ़ाते जाएंगे ना एक के आगे, और जब गिनेंगे, अकेले उत्तर प्रदेश में यानी कितने बड़ी संख्या में आवास दिए जा रहे हैं। 43 लाख आवास अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर यहां के गरीबों को दे चुके हैं। भाइयों बहनों, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। किसी को कैंसर होता था, किसी की किडनी खराब हो गई दुर्भाग्य से, आपने देखा होगा, ये मान लिया जाता था, किडनी खराब हो गई तो मान लिया जाता था कि अब इसका कोई भी हालचाल लेगा नहीं। कैंसर हो गया तो मान लिया जाता असाध्य हो गया बीमारी। लेकिन भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा, आयुष्मान भारत के अंदर और मुख्यमंत्री जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत, जन आरोग्य योजना के अंतर्गत हर एक व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर तैयार है। लाखों लोग, करोड़ों लोग देश के अंदर इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। ये सुविधा पहले भी दी जा सकती थी। और 2 चीजें साफ हैं, वर्तमान में कोरोना महामारी का सामना पूरी दुनिया कर रही है। महामारी या बीमारी किसी को चेहरा देख करके नहीं आती है। जो उसकी चपेटे में आएगा वो उसका शिकार हो जाएगा। इससे पहले यही हुआ। कहते हैं जब देश के अंदर प्लेग आया था पहली बार 100 साल पहले, 2.5 करोड़ लोग मरे थे। 2.5 करोड़ लोग मरे थे, और 2.5 करोड़ सब बीमारी से मरे थे ऐसा नहीं। इसमें से एक बड़ी संख्या वो थी जो भूख से मरी थी, क्योंकि लोग अस्त व्यस्त हो गए, सब कुछ भाग गए, लोग जहां था छोड़ करके गांव के गांव सफाए हो गए। लेकिन कोरोना महामारी में उससे ज्यादा तीव्र महामारी थी। और कोरोना महामारी में आपने देखा होगा, टेस्ट फ्री, उपचार फ्री, राशन फ्री, और राशन फ्री के साथ साथ मुफ्त में टीका, यानी फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन फ्री, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। पहले दवा के अभाव में लोग मरते थे, और फिर भूख से मौतें होती थी। आज भूख से भी मौत नहीं हुई, और लोगों को फ्री में उपचार की व्यवस्था भी केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने पूरी मजबूती के साथ उपलब्ध करवाया। अमेरिका का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे अच्छा है, लेकिन भाइयों बहनों, वहां से बेहतर कोरोना प्रबंधन भारत का है, और उसमें भी उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा है। ये सभी कार्यक्रम जो हो रहे हैं, अभी 7 महीने के लिए 2020 में, 8 महीने 2021 में फ्री में राशन सबको उपलब्ध करवाया गया। यहां पे कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? वाह भाई, बहुत संख्यक आप सभी लोगों ने कहा। मैं सबका अभिनंदन करता हूं आपका। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया उनको वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करेंगे प्रेरित। ये हमारा राष्ट्रीय कार्य है, नेशनल मिशन है, और इस राष्ट्रीय कार्य में हम सबकी सहभागिता होनी चाहिए। ये केवल शासन प्रशासन का दायित्व नहीं है,
हर नागरिक की, हर जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी बनती है, मेरा देश रोग से मुक्त हो, मेरा देश भूखमरी से मुक्त हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 महीनों तक फ्री में राशन दिया, होली से लेकर दीपावली तक फ्री में राशन, और सरकार ने तय किया है कि दीपावली से लेकर होली तक फिर हम लोग फ्री में राशन देंगे। इस राशन में खाद्यान्न तो देंगे ही देंगे, 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक भी उपलब्ध करवाएंगे हर एक परिवार को। दिसंबर महीने से ही मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार का कार्य पहले कभी नहीं होता हुआ देखा होगा आपने। सरकारें आई होंगी, घोषणाएं करती रही होंगी, बड़ी बड़ी घोषणाएं करती रही होंगी। किसी ने गरीबी के नाम पर, किसी ने जाति के नाम पर, किसी ने क्षेत्र के नाम पर, किसी ने भाषा के नाम पर, किसी ने किसी अन्य नाम के नाम पर तमाम लुभावने नारे दिए होंगे। लेकिन भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में देखना होगा, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया है। जो कहा सो करके दिखाया। कोई इस मामले में इफ बट नहीं लगता है। जो कहा सो करके दिखाया। हमने कहा कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, हटा दिया गया, एक झटके से हटा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में कहा था कि संवैधानिक दायरे में रह करके अयोध्या की समस्या का समाधान करेंगे। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ गया है। आजादी के बाद कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ पिछली सरकारों के कालखंड में जो कहा जा सके कि भारत के गौरव को आगे बढ़ाता हो। याद करिए, नालंदा में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अटल जी की देन है। नालंदा का विश्वविद्यालय की चर्चा हो रही थी ना यहां पे भी। वह अटल जी ने फिर से उसका पुनर्निर्माण कराया। उसको किसने तोड़ा था? भाइयों बहनों, हमें नहीं भूलना चाहिए। जो लोग विभाजन की बात करते हैं, एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से तालिबानीकरण को वह समर्थन देने का कार्य करते हैं। और आपने देखा होगा, तालिबान जैसे ही फिर से अफगानिस्तान में घुसा, तमाम स्वर उभरने लग गए थे तालिबान के समर्थन में। कठोरतापूर्वक कार्रवाई की गई, तब स्वर शांत हो पाए। तालिबान का समर्थन का मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना। बुद्ध के शांति और मैत्री के संदेश को रोकने की साजिश का हिस्सा है तालिबान का समर्थन करना। महिलाओं और बच्चों के विरोधी तालिबान के कृत्यों का समर्थन करने का मतलब महिलाओं और आधी आबादी का अपमान करना, बच्चों का अपमान करना। और कुछ लोग उस दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमें उससे सावधान होना होगा। एक दूसरा, महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए सर्वाधिक स्थान उत्तर प्रदेश में, और कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। उसका उद्घाटन भी हो गया है। और एयरपोर्ट का नाम भी किस नाम पे रखा गया है? महात्मा बुद्ध के नाम पर, भगवान बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये सभी चीजें हैं जिन्हें हमें देखना होगा और हमें इस बात को नहीं विस्मृत करना चाहिए। अपने आत्मगौरव को से हीन समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और समाज हमेशा परिमार्जन के लिए समाज को तैयार रहना चाहिए। समाज विकास के पथ पर अग्रसर बढ़े, लेकिन अगर कोई विकृति आ रही है, इससे समाज के विकास में बाधा बनती है, तो हम लोगों को लगातार उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। आज के इस अवसर पर मुझे प्रसन्नता है कि पश्चिम से भी यहां कार्यकर्ता यहां मौजूद हुए हैं। समाज से जुड़े हुए लोग पश्चिम से भी आए हैं, पूरब से भी आए हैं, काशी क्षेत्र से भी आए हैं, मध्य क्षेत्र से भी आए हैं और बुंदेलखंड से भी आए हैं। हर एक जगह से आए हैं लोग। एक उत्साह, एक उमंग। आप सबसे मेरी अपील है, एक एक व्यक्ति के पास जाइए, एक एक को बोलिए। आप याद करिए, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है।
वह सरदार पटेल का अपमान करना चाहती है। राष्ट्र नायक सरदार पटेल एक ओर हैं और दूसरी तरफ इस राष्ट्र को तोड़ने वाले जिन्ना दूसरी तरफ हैं। वो जिन्ना का वे लोग समर्थन करते हैं, हम सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। क्योंकि अगर सरदार पटेल नहीं होते तो भाइयों बहनों, भारत की स्थिति क्या होती, कल्पना से ही एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। याद करिए, जब सरदार पटेल स्वतंत्र भारत में अंग्रेजों ने छोड़ दिया था, बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया था, उन्होंने कहा था जिसकी मर्जी आई जहां जाए। और तब सरदार पटेल के हाथों में जिम्मेदारी आई थी। देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में उन्होंने पूरे भारत को एकजुट करने का जो अभियान प्रारंभ किया, जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम, ये दोनों कहते थे कि नहीं, हम नहीं भारत गणराज्य में शामिल होंगे। सरदार पटेल ने कहा कि सीधी बातों से मानोगे ठीक है, नहीं तो टेढ़ी हाथ टेढ़ी उंगली से भी हमें घी निकालना आता है। और जूनागढ़ का नवाब तो अपने पालतू कुतिया को लेकर के भाग खड़ा हुआ पाकिस्तान जाकर के, अपने बीबी बच्चों को छोड़ गया यहीं पे। और हैदराबाद का निजाम भी बहुत अकड़ रहा था। आप आश्चर्य करेंगे, उस समय के प्रधानमंत्री जब हैदराबाद गए थे तो निजाम मिलने नहीं आया। तब सरदार पटेल स्वयं गए। उन्होंने कहा कि भाई देखो, हैदराबाद रियासत का विलय भारत गणराज्य में हो गया है, आप अब सत्ता छोड़ दीजिए, और अगर सीधी बातों से नहीं करोगे तो हमें सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी। वह भी नतमस्तक हो गया। भाइयों बहनों, सरदार पटेल भारत के राष्ट्र नायक हैं और जिन्ना सदैव भारत के लिए खलनायक ही रहेंगे। जो लोग खलनायक का सम्मान कर रहे हैं, क्या आप उसका समर्थन करेंगे? क्या जनता को बताएंगे? सरदार पटेल राष्ट्र नायक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य राष्ट्र नायक हैं, अशोक महान हैं, महात्मा बुद्ध दुनिया के अंदर सदैव शांति, मैत्री और करुणा के रूप में पूजे जाते रहेंगे। लेकिन जो लोग आज जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं, एक प्रकार से तालिबान का समर्थन भी कर रहे हैं। तालिबान के समर्थन में नारेबाजी तो वहीं से शुरू हुई थी ना, तालिबान के समर्थन में इन्होंने ही वक्तव्य दिए थे ना। इसलिए भाइयों बहनों, हमें इन सब बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए। आप यहां पर तमाम अपनी इतनी दूरी तय करके यहां पर आए हैं, आप सबका मैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबसे अपील करूंगा, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को अपने साथ जोड़िए। अपने माननीय सांसद, माननीय विधायक के साथ मिल करके, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मिल करके एक एक घर को जाइए और एक एक घर से संवाद बनाइए और कहिए कि भाइयों बहनों, आप सबको भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सहयोग के लिए खड़ा होना होगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर के फिर से उस राष्ट्रवादी सरकार को, राष्ट्रवादी सोच की सरकार को प्रदेश के अंदर गठित करने के लिए अपना योगदान देना होगा, जिसके कारण प्रदेश में भय मुक्त समाज की स्थापना, गुंडा मुक्त समाज, माफिया मुक्त समाज की स्थापना करने में मदद मिल सके और हर गरीब को, हर गांव को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर किया जा सके। इस विश्वास के साथ आपके इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की। हम सबके मध्य इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक आदरणीय रविंद्र कुशवाहा जी से अनुरोध करूंगा कि हम सबको धन्यवाद ज्ञापित करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। और मंच अभी एक सत्र, प्रथम सत्र है, अभी द्वितीय सत्र भी है, इसलिए उपस्थित रहें। आज उत्तर प्रदेश
के अटल बिहारी कन्वेंशन हॉल में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन के क्रम में आज कुशवाहा शाक सैनी मौर्य सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का ओजस्वी भाषण आपके बीच हुआ। पूरे प्रदेश के अंदर जो कार्य किए जा रहे हैं, जिस तरीके से कानून व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता दे करके और सभी लोगों को भयमुक्त करने का काम परम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। और आपके बीच हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी भी, उन्होंने भी आप सभी को संबोधित किया, आपका उत्साहवर्धन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हमारे बीच आकर उन्होंने सबका उत्साहवर्धन किया। और सभी साथियों से अपील है कि अभी आप बैठे रहेंगे, हमारे बीच उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी उपस्थित हो रहे हैं, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप यहीं बैठे रहेंगे। धन्यवाद। आप हमारे सभी मुख्य अतिथिगण को व्यापारी सम्मेलन में जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, श्री धर्मेंद्र शाक्य जी को आमंत्रित करता हूं कि हम सबका उद्बोधन करें। आदरणीय श्री धर्मेंद्र शाक्य जी।